नमस्कार दोस्तों, गरिमा एस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी को। और ऑप्शनल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल। यह हमारा छठा वीडियो है। मैं 5 वीडियो बना चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो 5 वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से कम पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हम आपको बता दें कि ऑप्शनल ज्योग्राफी में 3 चीज़ों को पढ़ना है भूगोल के अंतर्गत। एक तो भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल, और तीसरा जो है हमारा वह है भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक भूगोल को ख़त्म करेंगे, उसके बाद मानव भूगोल पे आएंगे और अंत में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो इस तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वह है अपक्षय, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेदरिंग के नाम से जानते हैं। इस बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अपक्षय में हम 3 चीज़ों को आज पढ़ेंगे। वो कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं। वह है हमारा भौतिक अपक्षय, दूसरा जो है हमारा रासायनिक अपक्षय, और तीसरा जो है हमारा जैविक अपक्षय। ये 3 प्रकार के अपक्षय होते हैं और इन तीनों को हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये अपक्षय जो चैप्टर है, टॉपिक, यह हमारा समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करें उससे पहले एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप लोग इस डिटेल पर हमारा आर्थिक सहायता जरूर करें। जितना हो सके उतना करें, आप लोग जितना सक्षम हो उतना कर सकते हैं और ज़रूर करें। जो लोग इससे लाभ उठाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ऑप्शनल मैं पढ़ाऊँ पूरा का पूरा, तो लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। हम इससे ज़्यादा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी उत्साहित होकर आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम लोग समझते हैं अपक्षय अथवा अपक्षरण को। इसको हम लोग वेदरिंग के नाम से जानते हैं। परिभाषा समझ लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। मौसम की विभिन्न स्थैतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने को अपक्षय या अपक्षरण कहते हैं। सीधे तौर पर हम समझें तो चट्टानों के टूटने फूटने को ही अपक्षरण या अपक्षय के नाम से जाना जाता है। और चट्टानें कैसे टूटेंगी फूटेंगी, तो उसकी स्थैतिक क्रिया, मौसम की विभिन्न स्थैतिक क्रिया, तो स्थैतिक क्रिया के अंतर्गत तापमान आता है, दाब आता है, इसके अलावा पाला आता है, और भी चीज़ें आती हैं, हम लोग नीचे पढ़ेंगे डिटेल में। तो जैसे कि दाब से भी चट्टानें टूटती फूटती हैं, टेम्परेचर का प्रभाव भी पड़ता है। चट्टानों पर जब तापमान ज़्यादा होगा तो उसमें प्रसार होगा, चट्टानें फैलती हैं, कोई भी चीज़ गर्म होकर फैलाव होता है उसमें, तो फैलती हैं। तो ये चीज़ें समझ में आया होगा। और जैसे ही ठंडा होता है तो उसमें सिकुड़न होता है। तो इस प्रकार फैलाव और सिकुड़न के फलस्वरूप क्या होता है, तनाव पैदा होता है, और तनाव के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने के बाद वह टुकड़ों में विच्छेदित हो जाता है। चट्टानें जो हैं वो टुकड़े टुकड़े में टूट फूट कर विच्छेदित हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे आपको कण बन जाते हैं, कण के रूप में भी या टुकड़े के रूप में भी बन जाते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि मौसम की विभिन्न स्थैतिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने को अपक्षय या अपक्षरण कहते हैं। इसे मौसमीकरण भी कहते हैं। मौसम का प्रभाव होता है। मौसम क्या होता है आप लोग जानते हैं। जलवायु की स्थिति को ही मौसम कहा जाता है। वायुमंडल की स्थिति बोल सकते हैं। मौसम क्या होता है, तो किसी भी स्थान स्थान पर किसी भी स्थान का किसी समय विशेष में वायुमंडल की स्थिति को अगर जाना जाए कि वायुमंडल गर्म है या बारिश हो रहा है या शुष्क है या आर्द्र है, उसी को हम लोग मौसम कहते हैं। इसी कारण इसे मौसमीकरण के नाम से भी जानते हैं। आइए, जो चट्टानें वो टूटती फूटती हैं, 2 प्रकार से विघटित होती हैं। ये 2 प्रकार से विघटित होते हैं। टूटने फूटने का जो काम होता है वो 2 प्रकार से होता है। चट्टान जो टूटता है वो 2 तरीकों से हो सकता है टूटने का काम। एक तो विघटन, इसका मतलब ही टूटना होता है। अपघटन, इसका मतलब ही टूटना होता है। विघटन में क्या होता है कि इसमें बलकृत शक्ति लगता है, बाह्य शक्ति या प्रेशर के फलस्वरूप विघटन होता है। विघटन का मतलब भौतिक कारक है। यह है भौतिक, इसको हम लोग रासायनिक बोलेंगे। अपघटन जो है रासायनिक होता है, यह जो है हमारा भौतिक होता है। भौतिक में मतलब दाब के कारण या बल के कारण या हमारा चट्टानें जब टूटती है तो उसको हम लोग विघटन कहते हैं। अपघटन में क्या होता है, जैसे कि इसमें जीवाणु सहायक होते हैं। जीवाणु, कवक, शैवाल, ये चीज़ें सहायक होते हैं अपघटन में। यह रासायनिक क्रिया द्वारा संपन्न होती है। अपघटन जो है वह रासायनिक क्रिया द्वारा संपन्न होती है। जैसे कि जीवाणु द्वारा किसी चीज़ को सड़ाने का काम जब होता है तो उसी को हम लोग अपघटन कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि लोहे में जंग लगता है, वो अपघटित होता है, परत दर परत नष्ट होता है। क्या होता है कि धातु का ऑक्साइड बनता है, और धातु का ऑक्साइड जो बनता है वही लोहे का जो ऑक्साइड बनता है वही जंग लगता है और परत दर परत नष्ट होने लगता है, वायुमंडल से आर्द्रता ले करके, और उसी प्रकार से नष्ट होने लगता है। आइए अब नोट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है।
विघटन अथवा अपघटन होते समय चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन जो होता है उसमें चट्टानों के जो घिसाव होते हैं, वो चट्टानों के जो कटाव होते हैं, उसके कण जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, वो अपवर्तन कहलाता है। और यह जो है हमारा अपक्षय है, तो अपक्षय में एक ही जगह पर स्थिर रहेगा, टूटेगा फूटेगा एक ही जगह पर रहेगा। अब ये जान लेते हैं अपक्षय के प्रकार। तो हम आपको बताए हैं कि यह 3 प्रकार का होता है, भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है हमारा जैविक अपक्षय। यही तीनों आज हम लोग पढ़ लेंगे और यह हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। सबसे पहला देख लेते हैं भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में निम्न कारक सहायक होते हैं। इसमें भौतिक कारक ही सहायक होंगे। तो भौतिक कार्य में कौन कौन सी चीज़ आता है इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य ताप आता है, सूर्य ताप आता है, उसके अलावा पाला आता है और लास्ट में दाब मुक्ति आता है। यहाँ पर देख लीजिए दाब मुक्ति। तो तीनों को हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सूर्य ताप द्वारा, सूर्य ताप का मतलब सूर्य का जो आपको टेम्परेचर होता है वह, सूर्य से आने वाला जो तापमान होता है वह, सूर्य ताप द्वारा चट्टानों के अपक्षय का कार्य शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक होता है। शुष्क मतलब सूखा हुआ, उष्ण मतलब गर्म और मरुस्थली मतलब मरुस्थल होता है, मरुभूमि। तो उन क्षेत्रों में अधिक होता है। जैसे क्यों होता है तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में क्या होता है कि चट्टानें जब होती हैं, चट्टानें जो होते हैं वे गर्म हो जाते हैं सूर्य ताप के द्वारा, सूर्य के ताप के द्वारा वो गर्म होते हैं। दिन के समय वो क्या होता है तो गर्म होता है और चट्टानें क्या होती हैं तो फैलती है, चट्टानों में फैलाव होता है, चट्टानें फैलेंगी और रात के समय क्या होगी तो चट्टानें सिकुड़ेंगी। तो फैलाव और सिकुड़ाव के कारण उसमें क्या होगा, तनाव पैदा होगा और तनाव के कारण इसमें दरारें पैदा हो जाएगी चट्टानों में। और चट्टानें के क्या है, ये छोटे छोटे आपको पिंड के रूप में टूट जाएंगे, छोटे छोटे आपको टुकड़े के रूप में विच्छेदित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य ताप का प्रभाव। सूर्य ताप द्वारा आपको जो आपको अपक्षय होता है उसको हम लोग समझ लिए इस तरीके से। अब आइए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पाला। पाला जिसको फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं, यह क्या होता है फ्रॉस्ट। मान लीजिए 2 चट्टान है, इन चट्टानों में पाला क्या होता है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए 2 चट्टान है, चट्टानों में गड्ढा है, तो इस गड्ढे में मान लीजिए जल भरा हुआ है। अब जल भरा हुआ है, दिन के समय इसमें जल भरा और रात के समय क्या हो रहा है, यह जो है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र किसको कहते हैं इसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए पृथ्वी है, ग्लोब मान सकते हैं, यह है हमारा विषुवत रेखा, बीचों बीच 0 डिग्री पर गुजरता है और ऊपर हमारा ध्रुव होता है और नीचे भी ध्रुव होता है। ऊपर में उत्तरी ध्रुव, नीचे में दक्षिणी ध्रुव। और उच्च अक्षांश का मतलब ये 0 डिग्री, जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो उच्च अक्षांश बढ़ते जाता है। तो मान लीजिए 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री इन क्षेत्रों पर, या जहाँ पर उच्च इलाके, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत वाले इलाके जो है वहाँ पर भी ये पाया जाता है पाला। तो मान लीजिए चट्टानों में गड्ढे हैं, दिन में उसमें जल भरा और रात के समय वो जमता है। तो हम जानते हैं कि रात के समय जब जमता है, बर्फ जब जमता है तो उसके घनत्व में वृद्धि होता है, यानी उसका फैलाव होता है, प्रसार होता है, उसके आयतन में वृद्धि हो जाता है। क्या होता है, उसके आयतन में वृद्धि होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें कि 9 घन सेंटीमीटर जल अगर कहीं पर रखिएगा और उसको अगर आपको ठंडा कीजिएगा, अगर बर्फ़ में तब्दील करना है तो 9 घन सेंटीमीटर जल को अगर आप ठंडा कीजिएगा तो वह उसका आयतन में वृद्धि होकर के 10 घन सेंटीमीटर का हो जाता है, 10 घन सेंटीमीटर का हो जाता है, यानी 1 घन सेंटीमीटर का वृद्धि हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से उसमें आयतन में वृद्धि होता है। तो आयतन में वृद्धि होगा तो जो नीचे तरफ इसको इधर ठकेलेगा, इसको इधर ठकेलेगा, बर्फ क्या करेगा उसमें उस आयतन में वृद्धि होगा तो चट्टानों को एक दूसरे से चट्टानों को फैलाने का काम करेगा और फिर सुबह में यह पूरा पानी बन जाएगा और पुनः रात को यह बर्फ बनेगा। तो ये क्रिया होते रहेगा। तो इस तरीके से ये इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा। तो दाब, बर्फ का जो दाब है, बर्फ द्वारा दाब जो है चट्टानों पर लगाया जाएगा। इस प्रकार ये चट्टानें जो हैं टूटेंगी, फूटेंगी। तो इस प्रकार से ये भी विच्छेदित होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ लीजिए कि पाला भी प्रभाव डालता है। यह भौतिक कारक हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षय में। तो ये पाला क्या होता है ये समझ लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा पाला। आइए दाब मुक्ति क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए चट्टान है, यह ऊपरी सतह है या निचला सतह है या आग्नेय या रूपांतरित चट्टान है। क्या होता है कि चट्टानों में आग्नेय या रूपांतरित चट्टान नीचे होती हैं
और नीचे के चट्टानों के ऊपर के चट्टानों से दबी होती हैं। तो ऊपर का जो चट्टान होता है वो क्या होता है, दबे होने के कारण बीच वाला जो चट्टान होता है संकुचन अवस्था में होता है। संकुचित मतलब प्रेशर, वो प्रेशराइज्ड फॉर्म में होता है, यानी वो दबाव में होता है। जैसे ही ये ऊपर वाला सतह हटेगा तो ये नीचे से फैलाव करेगा, तो क्या होता है, अपरदन होता है। धीरे धीरे ताप द्वारा ऊपर के जो जो भी ये चट्टान का सतह है अपर्दित होता है हवा द्वारा, जल द्वारा। जैसे ही अपर्दित होगा तो नीचे के भाग में जो संकुचन होगा, किसी भी चीज़ को नीचे दाबिएगा, प्रेशराइज कीजिए, मान लीजिए किसी गेंद को दाबिएगा, और जैसे ही अपना हाथ को ढीला कीजिएगा तो अपने पूर्वावस्था में आ जाता है, वो अपने शेप को बढ़ाने का काम करता है। उसी प्रकार से ये भी क्या होता है कि संकुचन अवस्था में होता है। जैसे ही ऊपर से यह सतह हटता है तो ये ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास करता है, और जैसे ही ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास करेगा चट्टानों को तोड़ेगा फोड़ेगा। तो उसी को हम लोग दाब मुक्ति कहते हैं। नीचे जो दाब रहता है, ऊपर से जो दाब दिया रहता है, जो ऊपर वाला ऊपरी सतह का जो चट्टान होता है वो दाब दिए रहता है, और जैसे ही ऊपर का चट्टान हटता है उस दाब मुक्ति होता है। और इसमें क्या होता है, फैलाव होता है, और फैलाव के कारण चट्टानों का विघटन होता है। चट्टानें जो है टुकड़ों टुकड़ों में विघटित हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा दाब मुक्ति। इस प्रकार हम लोग समझ लिए, तीन चीज़ों को हम लोग समझ लिए। अक्षय में, भौतिक अक्षय में हम लोग देख लिए सूर्यताप, उसके अलावा पाला और दाब मुक्ति। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अक्षय, जिसको केमिकल वेदरिंग के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण, दूसरा है कार्बोनीकरण, और तीसरा जो है हमारा जल योजन। तो आइए हम लोग तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अक्षय को, केमिकल वेदरिंग। रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों के विघटन यानी टूटने को रासायनिक अक्षय कहते हैं। रासायनिक का मतलब केमिकल, यानी रिएक्शन इसमें होगा। इसमें जल तथा विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण सक्रिय होते हैं। जल सहायक होता है तथा विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं वो भी इसमें सहायक होता है। इसके लिए निम्नलिखित कारक होते हैं। सबसे पहले हमारा ऑक्सीकरण होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट है, ऑक्सीजन द्वारा सेलों पर होने वाले प्रभाव को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या समझे आप लोग, ऑक्सीजन द्वारा सेलों पर होने वाले प्रभाव को ऑक्सीकरण कहते हैं, या ऑक्सीजन द्वारा सेलों पर जो ऑक्सीजन द्वारा सेलों का जो क्षरण होता है, जो आप लोग अपक्षय होता है, ऑक्सीजन द्वारा जो अपक्षय होता है उसी को हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। समझ लिया आप लोग। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारा, इस क्रिया में जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन लौहयुक्त सेलों को, सेल मतलब चट्टान का सेलें जो है, सेलों के मिलने से ही चट्टान बना हुआ होता है, यानी चट्टानों का निर्माण जिन चीज़ों के मिलने से हुआ होता है उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। तो आप लोग सेल समझ लिए। तो यहाँ पर हम समझेंगे इस पॉइंट को कि इस क्रिया में जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन लौहयुक्त सेलों को ऑक्साइड के रूप में बदल देती है। धातु के ऑक्साइड में, जैसे लोहे में जंग लगना, वो धातु का ऑक्साइड होता है। अपने आसपास के आर्द्रता नमी को लेकर के हवा में जल की मात्रा होती है, जलवाष्प की मात्रा, उसी से वो क्या करता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है, यानी फेरस का ऑक्साइड, और इस प्रकार से हमारा जंग लगने लगता है। तो जंग लगना भी परत और परत नष्ट होता है। इसी प्रकार से चट्टानें जो होती हैं, जो भी आपको लौहयुक्त चट्टानें हैं, उसमें जंग लगता है और धीरे धीरे परत और परत नष्ट होते हैं। जैसा जंग लग रहा है उसी को हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार लौहयुक्त चट्टानें भुरभुरी होकर नष्ट होने लगती हैं। जैसे कि आप लोग लोहे में जंग लगना देखे होइएगा, उसी प्रकार से चट्टानों में होता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह जो है चट्टानों से बना हुआ है। कठोर भाग जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह जो है, कठोर भाग, उसी को हम लोग चट्टान के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण क्या है? जब जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है तो उसे कार्बोनीकरण कहते हैं। आप लोग समझ गए होइएगा, जब जल में घुला हुआ कार्बन चट्टानों पर प्रभाव डालता है उसे कार्बोनीकरण कहते हैं। या जल में घुला हुआ कार्बन जब अपक्षय करता है, चट्टानों का अपक्षय करता है, तो उसको हम लोग कार्बोनीकरण के नाम से जानते हैं। अपक्षय का मतलब तोड़ना फोड़ना। तो ये रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। तो अब कैसे ये तोड़ता फोड़ता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। कार्बन जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बन जो है जल में घुलकर क्या निर्माण करता है, तो कार्बोनिक अम्ल। और यह अम्ल जो है चूनायुक्त चट्टानों को शीघ्र ही घोल डालता है। किसी भी चीज़ को घोल डालता है, कठोर चीज़ है, मान लीजिए चूनायुक्त चट्टान जो है वो कठोर अवस्था में है, और जैसे ही कार्बोनिक अम्ल उसमें मिलेगा तो उसको घोल बना देगा। तो धीरे धीरे घोल बना देगा, यानी वो नष्ट हो गया, घोल के रूप में आ गया, यानी ठोस से वो घोल यानी लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि चट्टानों का विघटन हो रहा है। तो यह रासायनिक विघटन हो रहा है। ठीक, आइए अब हमारा तीसरा पॉइंट है जलयोजन, जिसको हाइड्रेशन के नाम से जानते हैं।
इसको समझ लीजिए, जब हाइड्रोजन गैस जल में मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती है, क्या समझे हम लोग, जब हाइड्रोजन गैस जल में मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती है तो इसे जलयोजन कहते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि H2O होता है जल, तो इसमें तो हाइड्रोजन होगा ही, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं इसमें, ऑक्सीजन के 1। तो इसको हम लोग समझ लिए कि उसमें हाइड्रोजन में, आपको जल में हाइड्रोजन होता है और वह मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती है, यानी तोड़ने का काम करती है रिएक्शन के थ्रू, तो नए चीज़ का कुछ निर्माण करेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि जलयोजन किसे कहते हैं। जब हाइड्रोजन गैस जल में मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती है तो इसे जलयोजन कहते हैं। ये सब चीज़ें केमिकल, आपको केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़िएगा, रसायन विज्ञान जब पढ़िएगा तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, डिटेल में आप लोग पढ़िएगा तो उसमें जलयोजन को और तरीके से क्या होगा। जलयोजन जो है जल के साथ अभिक्रिया, ठीक, जल के साथ अभिक्रिया आपको जलयोजन कहलाएगा। जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा। अब बात है हम लोग जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग पर। तो यह 3 प्रकार का होता है। बायोलॉजिकल अपक्षय के 3 कारक होते हैं। अपक्षय का मतलब जैविक का मतलब जीव जंतु जिसमें जीवन हो। तो एक तो जीव जंतु हो सकता है, दूसरा वनस्पति हो सकता है, तीसरा मनुष्य हो सकता है। तो क्या जैविक अपक्षय ये 3 चीज़ों द्वारा होता है। एक तो जीव जंतु, मान लीजिए कि चींटी है, आपको कवक है, चींटी है, कवक बोल रहे हैं, कवक नहीं, चींटी हो गया, खरगोश हो गया, इसके अलावा केंचुआ हो गया, इसके अलावा दीमक हो गया। ये चीज़ें क्या करती हैं कि दीमक तो धीरे धीरे सड़ाने का काम करता है, धीरे धीरे किसी भी चीज़ को खोखला करने का काम करता है, ये भी चट्टानों को खोखला करता है। चींटी, खरगोश, चूहा बिल बनाता है, लोमड़ी, ये सब बिल बनाते हैं और बिल बनाने के क्रम में क्या होता है कि चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और वो टूटती हैं। तो एक तो जीव जंतु भी चट्टानों तोड़ने का काम करते हैं। और वनस्पति में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई पेड़ है, उसकी जड़ें जहाँ तक जाएंगी, मान लीजिए कि चट्टानों के दरारों में क्या होता है कि कोई पेड़ पौधा उगाता है, तो जैसे वो बड़ा होगा दरारें जो है बढ़ते जाएंगी, क्योंकि उसका जड़ें जो है मोटी होंगी, तो फैलाव होगा, तो फैलाव के क्रम में चट्टानें जो हैं एक दूसरे से अलग होगा, उसमें भी टूटने फूटने का काम शुरू हो जाएगा चट्टानों में भी। तो इस तरीके से वनस्पति को समझ लीजिए कि वनस्पति के अंतर्गत कैसे पेड़ पौधे जो है आपको चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। मनुष्य जो है अपने घर बनाने के लिए बड़े बड़े आपको खान खोदने का काम करता है, घर बनाने के लिए, किसी चीज़ को इमारत बनाने के लिए या सड़कों बनाने के लिए, सुरंग बनाने के लिए भी चट्टानों को खोदता है। तो इस तरीके से मनुष्य भी एक सहायक होता है वेदरिंग में, अपक्षय में। तो जीव जंतु करते हैं अपक्षय, वनस्पति भी करता है और मनुष्य भी करता है। इस तरीके से हम लोग पढ़ लिए आज क्या क्या। तो सबसे पहले भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो इस तरीके से आज हमारा यह टॉपिक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे तरीके से बृहद क्षरण को पढ़ेंगे। बृहद क्षरण, इसको लिख देते हैं, बृहद क्षरण, यही हम लोग अगला टॉपिक में पढ़ेंगे। और सिलेबस आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।